कैसा रहेगा? जी सर, ठीक है सर। क्योंकि इसके बाद अभ्यास आप लोग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर 3 दिन बाद मान लीजिए शुरू करेंगे तो आप लोग भूल भाल जाएंगे। ये सर। तो कंटिन्यूएशन में रहेगा। टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा, बहुत नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो अगर आप लोगों का विचार हो तो आज इसको खत्म कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को। बताइए। कल कंटेम्प्रोरी कर देंगे। कल जो है कंटेम्प्रोरी कर देंगे, एक दिन और बढ़ा देंगे आगे। इधर 2-3 दिन का इन लोगों को टास्क मिल जाएगा, खूब अभ्यास करें। सिंबलाइजेशन है, उसके बाद ट्रूथ टेबल नहीं, सत्ता मूल्य ज्ञात करना है। तो अपना 2-3 दिन करें अभ्यास। ठीक है, सब लोग सहमति व्यक्त करिए तो फिर शुरू करें। तो कल देखिए एक चीज गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ क्या हुआ था, आप सारे लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे। बाद में जब भानु वीडियो डाले तो उस गड़बड़ी को मैंने पकड़ा था। कोई बताएगा कहाँ पे कल हमने गड़बड़ किया था समझाने में? तो कल पढ़ाते समय स्टार्टिंग में ही 2-3 मिनट के बाद जो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन समझा रहे थे, वहां पर हमसे कुछ गड़बड़ी हुई थी। किसी को ध्यान है क्या गड़बड़ी हुई थी? नहीं सर। किसी को ध्यान नहीं है? सिंबल में क्या सर? नहीं, समझाने में गड़बड़ी हुई थी। अच्छा। उसको आगे लिखवाया तो मैंने सही, लेकिन जब हम समझा रहे थे तब हमने गड़बड़ी की थी। और आप सभी लोग जब हम बार बार पूछ रहे थे ठीक है समझ में आ गया, तो आप सारे लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ सब समझ में आ गया। गलती किसी ने नहीं पकड़ा। ये तो अच्छा है, आजकल मोबाइल का युग है, लोग ऑडियो बना ले रहे हैं, और उस ऑडियो से पकड़ में आ जा रहा है कहाँ गड़बड़ी हुई है। भानु है कि नहीं? यस सर, यस सर। इन लोगों को बताइए हमने क्या गड़बड़ी किया था। ये हमने लिख दिया है, समझाने में हमने क्या गड़बड़ी की थी। ये 2 तरह के डिसजंक्शन की बात चल रही थी, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। और जब इसको समझा रहे थे तो हमने ब्लंडर किया था। यहाँ पे लिखवाए सही है, लेकिन समझाने में गड़बड़ी की है। बता दीजिए भानु क्या गड़बड़ी किए थे इन लोगों को। क्या हमें बता दें? आप ही बताइए सर। अभी बताएं। देखिए जब ये डिफिनीशन हम लोग समझ रहे थे, तो इसको जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो गड़बड़ी हुआ ये था, ये जो देयर इज एटलीस्ट वन डिसजंक्ट इज ट्रू, ये किसका डिफिनीशन है? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव का? किसका? एक्सक्लूसिव। नहीं, यही तो गड़बड़ कर रहा है। ये ऊपर वाले का है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संग्राहक। सर इंक्लूसिव ही बोल रहा। हाँ, इंक्लूसिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? संग्राहक। या एक नाम और था ना इसका, वीक, जिसको दुर्बल कहते हैं। हाँ, तो वीक और इंक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव को क्या बोलते हैं? व्यावर्तक या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की हिंदी हमने क्या लिखवाया था? सबल ना? हाँ जी सर। यस सर। तो यही जब हम समझा रहे थे तो हमने ये गलत बोल दिया था कि देयर इज एटलीस्ट वन डिसजंक्ट इज ट्रू। इंक्लूसिव डिस्टिंक्शन का आंशिक अर्थ है, ये हमने गलत बोला था। आंशिक अर्थ एक्सक्लूसिव का है,
इंक्लूसिव का तो ये संपूर्ण अर्थ है ना। देखिए आप, अगर इंक्लूसिव डिसजंक्शन को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज एटलीस्ट वन डिसजंक्ट इज ट्रू। ये जो पूरा डिफिनीशन है, ये पूरा डिफिनीशन तो एक्सक्लूसिव का है, लेकिन इस डिफिनीशन में आप देखिए तो आंशिक अर्थ एक्सक्लूसिव का अभिव्यक्त हो रहा है और संपूर्ण अर्थ इंक्लूसिव का अभिव्यक्त हो रहा है। कल इसी को हमने उल्टा बोल दिया था कि आंशिक अर्थ इंक्लूसिव का अभिव्यक्त हो रहा है और संपूर्ण अर्थ एक्सक्लूसिव का। तो गलत बोले थे ना। यस सर। तो आप लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं गलती? जबकि आप देखिए 4 पॉइंट जब हमने लिखवाया है तो उस पॉइंट में देखिए कहीं लिखवाए हैं कि नहीं कि संग्राहक का संपूर्ण अर्थ है जबकि व्यावर्तक का आंशिक अर्थ है। लिखा हुआ है। हाँ जी पॉइंट सर। देखिए किस पॉइंट में है। सेकंड पॉइंट। हाँ? सेकंड पॉइंट में है ना। हाँ जी सर। तो फिर क्यों नहीं गड़बड़ी पकड़े आप लोग? बोलिए। इसका मतलब हम गलत भी पढ़ा दें तो आप लोग हाँ में हाँ मिला देंगे? नहीं सर। इसका मतलब ये है कि आप लोग लॉजिक ठीक से समझ नहीं रहे हैं। ये अगर समझे होते तो कल हमको टोक दिए होते कि सर आप यहाँ पे गड़बड़ बता रहे हैं। वो लिखने के चक्कर में सर ना थोड़ा बहुत वो हो जाता है, भूल जाते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कोई भी किसी से भी गलती हो सकती है। तो अगर मान लीजिए टीचर हैं हम और हमसे गड़बड़ी हुई तो आप लोगों का भी तो कर्तव्य बनता है कि हम बताएं कि हाँ सर यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्या बुरा मान जाएंगे? हाँ? नहीं सर। नहीं सर। हमको प्रसन्नता होगी कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। और जब नहीं बताए तो इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आया ही नहीं था। तो अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए भानु जब उस ऑडियो को डाले थे तो हमने तुरंत, मैं पर डे जब खाना खा लेता हूँ और जब सोने के स्थिति में होते हैं तो एक बार जरूर मैं इसको सुनता हूँ। तो अभी तक जितने भी वीडियो ऑडियो आप लोगों ने डाला है कहीं पे इस तरह की मिस्टेक नहीं हुई थी, लेकिन कल हुआ तो मैंने तुरंत इनको फोन किया, भानु को। हमने कहा कि उस वीडियो को अगर हट सके यूट्यूब से या जहां भी आपने डाला हो उसको हटा दीजिए, क्योंकि हमने एक जगह गलत बोल दिया है। लिखवाया तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने गलत कर दिया है। तो भानु को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्यों भानु? यस सर, लिख हो गया है लेकिन तो सब जगह से हट गया है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ हर सर, जगह वो से। तो बहुत आसानी से हट जाता है, या फिर उतना आगे का वो कट करके भी पोस्ट कर सकते हैं उतना दूर। तो कुछ हो चीजें गया। और भी हम लोग जो फालतू बातचीत किए रहते हैं वो सब भी क्यों नहीं हटा देते हैं? सर बीच बीच से कट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट कट किया जा सकता है। लेकिन स्टार्ट या एंड का कट करना आसान होगा सर, लेकिन बीच से कट करना थोड़ा सा, मतलब बीच से कट करने का मतलब ये है ना कि हमको कट करने के बाद फिर हमको वीडियो को मर्ज भी करना होगा। और आगे पीछे से काटने का मतलब है कि बस काट के छोड़ दो। सिंपल सी बात है। अगर सर कोई भी चीज को अगर बीच से काटेंगे तो फिर जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। साइड से काटने में जोड़ने का टेंशन नहीं है, जितना काटना है साइड से काट के हाथ। हाँ, लेकिन मान लीजिए बीच में ही गड़बड़ी हो गई तब क्या करेंगे? तब करते हैं सर, करेंगे फिर। किया जा सकता है सर, जो थोड़ा है time मतलब लगता है नॉर्मल सी है। जैसे नॉर्मल से सर एक रस्सी को अगर हमको बीच से काट के फिर जोड़ना हो तो बस वही थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, ज्यादा नहीं। अच्छा, तो ये तो अब हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा ना, हमने गलत किया था ना। क्योंकि आप खुद देखिए ये जो डिफिनीशन है ये एक्सक्लूसिव डिस्टिंक्शन का है, व्यावर्तक वियोजन का है। और इस व्यावर्तक वियोजन में अगर ध्यान से देखिए तो जब हम आपसे कोई पूछेगा कि देयर इज एटलीस्ट वन डिसजंक्ट इज ट्रू, किसका संपूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है और किसका आंशिक अर्थ व्यक्त कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है आप यही बोलेंगे ना कि इंक्लूसिव का ये संपूर्ण अर्थ हो गया, होल मीनिंग हो गया, और एक्सक्लूसिव का पार्शियल मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्योंकि एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन का तो फिर पूरा मीनिंग होना चाहिए ना। तो इस पूरे में आंशिक अर्थ
एक्सक्लूसिव का आ रहा है और इंक्लूसिव का संपूर्ण अर्थ आ रहा है। तो कहीं मान लीजिए बोलने में गड़बड़ी हो जाए तो आप लोग टोक दिया करिए, ठीक है। चलिए आज मैं चाह रहा हूं कि इस टॉपिक को समाप्त कर दूं। अच्छा, कुछ नई चीज आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपसे कोई पूछे कि वीक इम्प्लीकेशन किसको कहा जाता है, कोई बताएगा? बाद में बात करेंगे। ये बताइए, वीक बोर्ड छोटा हाफ हो गया, कह रहे हैं बोर्ड हाफ हो गया। हाँ सर। अच्छा, आप लोग वीक इम्प्लीकेशन अगर पूछा जाए कि वीक इम्प्लीकेशन किसको कहा जाता है तो क्या आंसर होगा, किसी को मालूम है? अब बोर्ड बोर्ड आ बताइए। गया पूरा सर, बोर्ड पूरा आ गया सर। अच्छा चलिए मैं विकल्प दे रहा हूं। रियल इम्प्लीकेशन, नंबर 2 मटेरियल इम्प्लीकेशन, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नॉन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा? मटेरियल होगा सर मटेरियल कैसे होगा हमको समझा दीजिए। सर। इसमें जो सर रिलेशन है वो कमजोर है सर, क्योंकि एक रियल इम्प्लीकेशन जो है ना वो मटेरियल में रहता है, लेकिन मटेरियल इम्प्लीकेशन जो है वो रियल नहीं हो सकता है। और कुछ? सर अभी तो यही दिमाग में आ रहा है। सर रियल इम्प्लीकेशन में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के बीच में रियल जैसे कनेक्शन होता है, बट मटेरियल इम्प्लीकेशन में तो रियल चीज का कुछ कनेक्शन नहीं होता ना, इसलिए हाँ, रियल कनेक्शन नहीं होता सर। अंदाज से सब लोग बताने लगे, तो क्या इसको सही मान लें? यस सर, सेकंड मटेरियल इम्प्लीकेशन। अच्छा, आया था सवाल इस तरह कभी? नो सर, अभी तक। इसको पढ़े हैं वीक इम्प्लीकेशन, कहीं पढ़े भी हैं कि बस अंदाज से बताने लगे आप लोग कि इसमें कनेक्शन नहीं है तो इसलिए ये हो गया? कहीं पढ़े हैं इसको? नहीं सर, अभी नहीं पढ़े। तो कैसे बता दिए मटेरियल हो गया हनुमान जी का नाम लेके? बताइए, बोलिए। नहीं सर, ऐसे ही अंदाज लगाने बोल दिए। अच्छा, तो चलिए आप लोगों का अंदाजा 101% सही है। तो कभी कभी परीक्षा में माइनस मार्किंग ना हो तो इसी तरह अंदाजा लगा लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों होगा ये, मतलब वो आंसर सही था? बताएंगे आपको। दरअसल इसको एक नाम दे दिया गया है मटेरियल इम्प्लीकेशन को, कि इसको हम, और जो आप लोगों ने लॉजिक दिया है वो एकदम सही लॉजिक आप लोगों ने दिया है, गड़बड़ आप लोगों ने नहीं बताया है। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कुछ याद है? यस सर। बताइए थोड़ा सा। कोई पी इम्प्लाइज क्यू को डिफाइन किया गया था ना, क्या किया था? ये सर कंजक्शन की तरह बता दीजिए जिस मतलब एक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि P इम्प्लाइज Q, अगर इसको, ये अगर असत्य होता है या ये असत्य के रूप में इसको अगर हम जानते हैं तो कहा ऐसी स्थिति में संयोजन P डॉट निगेशन Q क्या होगा? ट्रू होगा ना? होगा सर, ट्रू होगा। और ये सबको समझ में आ गया था कि कैसे ट्रू हो रहा है और ये कैसे एफ हो रहा है, क्योंकि P की वैल्यू है, एक बार इसको रिपीट कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए P की वैल्यू T, Q की वैल्यू F, ये क्या हो गया? F।
अब यही सेम वैल्यू उठा के यहाँ रखिए आप, टी डॉट निगेशन क्यू की वैल्यू एफ है, ये हो गया एफ, टी डॉट टी बराबर हो गया टी। यही तो पढ़े थे हम लोग। यस सर। जी सर। ये असत्य की स्थिति में बताया गया कि पी डॉट निगेशन क्यू को ट्रू मतलब हो जाएगा। इसी तरह से ट्रू होने की स्थिति में क्या बताया गया था कि अगर पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू हो तो इसके लिए क्या कंडीशन दिया गया था, याद है किसी को? यस सर। false होता है solution। हाँ? एक मिनट रुकिए। हाँ, ये मैडम फोन लेके गई नहीं है। हेलो, कहाँ गए? गई हैं हॉस्पिटल, मालूम नहीं? अरे सर, ये हाँ। कह रहे हैं चावल नीचे तो नहीं है। बताए थे अगर पी इम्प्लाइज क्यू को ट्रू होना है तो इसका क्या कंडीशन था? सर पी कंजक्शन नेगेशन क्यू का होल नेगेशन। हाँ, कैसे समझेंगे इसको? मतलब निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू, नहीं गड़बड़ बता रहे हैं। सही नहीं बता रहे हैं, सर ये बता तो रहे सर हैं भाई। ये तो हाँ, ये फॉल्स के लिए हमने बताया कि अगर पी इम्प्लाइज क्यू मतलब कंडीशनल अगर फॉल्स होता है तो संयोजन पी डॉट निगेशन क्यू ट्रू होगा, लेकिन पी इम्प्लाइज क्यू को जब ट्रू करेंगे तब का बताइए क्या होगा? जो इंडिकेटेड कंजंक्शन है, ये जो पी डॉट निगेशन क्यू है, ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा ना, फॉल्स हो जाएगा। सर भूल गए एक ही दिन में? नहीं सर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर P इम्प्लाइज Q ट्रू है तो कल हमने 3 कंडीशन इसकी बताई थी। क्या कंडीशन था? रुकिए जगह बना लें। ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा दें? यस सर, यस सर। तो फॉल्स होने पे क्या स्थिति है और ट्रू होने पे क्या स्थिति है? तो P इम्प्लाइज Q को अगर हम ट्रू मान लेते हैं तो कहा कि जो संयोजन है P डॉट निगेशन Q, ये फॉल्स हो जाता है। कैसे होता है? तो देखिए T इम्प्लाइज T क्या होगा? T होगा, मालूम है ना? यस सर। तो अब सेम यही वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, T डॉट निगेशन T बराबर T डॉट F बराबर F हो गया ना F? यस सर। अब दूसरी कंडीशन है F इम्प्लाइज T बराबर क्या होगा? T, तो यहाँ P की वैल्यू F डॉट निगेशन Q की वैल्यू T, तो बराबर देखिए F डॉट F बराबर F। तो ये जब सत्य हो रहा है तो ये फॉल्स हो रहा है ना? यस सर। इसी तरह F इम्प्लाइज F बराबर T है, तो यहाँ पे रखिए F डॉट निगेशन F बराबर F डॉट T बराबर F, तो ये भी F हो गया ना? तो ये ट्रू हुआ, ये फॉल्स हो गया। क्लियर हो गया ना? यस सर। तब लास्ट में जाके बताया गया था कि अगर P इम्प्लाइज Q यानी कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होता है तो अब यहां ध्यान दीजिए कि अगर P डॉट निगेशन Q का निषेध कर दें, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए आप। तो हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा, क्योंकि देखिए F यहाँ आया, इस P डॉट निगेशन Q की फाइनल वैल्यू F है, इसमें अगर हम निगेशन लगा दें तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P डॉट निगेशन Q। ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कल हम लोग यहीं तक
पढ़े थे, क्यों? यस सर। चलिए आज उसके आगे बढ़ते हैं और दो चीजें बताएंगे। एक तो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे, हालांकि ट्रुथ टेबल तो आप लोगों को बनाना पहले से ही बता दिए, लेकिन फिर यहाँ पे जो लॉजिकली इक्विवेलेंट हमने लिया है इसको प्रदर्शित करेंगे कि कैसे दोनों के मूल्य समान हैं। और दूसरी चीज ये बताएंगे कि सिंबलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिए या ऐसे समझा दें। नोट कर लेंगे सर। नहीं मतलब अगर ऐसे समझ लीजिए तो ठीक है, नोट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो सिंबल इम्प्लाइड, जो ये इम्प्लीकेशन का जो सिंबल है, ये सबको मालूम है कि इसको घोड़े की नाल कहा जाता है हिंदी में, यानी हॉर्स शू इंग्लिश में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स शू। लेकिन ये लिखवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल आप लोग बार बार एक लोगों का सवाल था कि रियल इम्प्लीकेशन तो मटेरियल हो जा रहा है, लेकिन मटेरियल रियल क्यों नहीं हो रहा है? यही था ना? जी सर। मतलब रियल इम्प्लीकेशन को तो हम मटेरियल इम्प्लीकेशन कह देते हैं, जी सर। लेकिन मटेरियल इम्प्लीकेशन को रियल क्यों कहते हैं, ये आपका प्रश्न था। जी। तो इसलिए इसको नोट करना इसलिए जरूरी है कि समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको मटेरियल हम लोग बोल देते हैं। क्या करें, लिखवाएं या छोड़ दें? यस सर। लिखिए जरा। हम सभी सोपाधिक कथनों के लिए, ध्यान दीजिएगा, सभी सोपाधिक कथनों के लिए, ऑल कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस ऑल में रियल भी आ जाएगा और मटेरियल भी आ जाएगा। भाषा पे ध्यान दीजिएगा। हम सभी सोपाधिक कथनों, तो सभी को जरा हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। सभी सोपाधिक कथन में रियल और मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। हाँ, हम लिखिए, हम सभी सोपाधिक कथनों के लिए समान आंशिक अर्थ या भी समान आंशिक अर्थ को अंडरलाइन करिए। समान आंशिक अर्थ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए नए प्रतीक इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं। अब नया सिंबल आ गया ना यहाँ पे। अभी तक हम लोग डॉट, निगेशन, बेज पढ़ रहे थे, अब एक न्यू सिंबल हम लोगों ने लिया, इम्प्लाइज। इन्वर्टेड कोमा में इम्प्लाइज लिखिएगा। इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं, कॉमा, जिसे घोड़े की नाल, इसको हम क्या बोलेंगे? हॉर्स शू। जिसे घोड़े की नाल, हॉर्स शू, हालांकि हॉर्स शू एक ही साथ हम गैप कर दिए हैं, एक ही साथ लिखेगा, हॉर्स शू एक साथ लिखेगा। कहा जाता है। अब दो बातें इस पे आप, जहां जहां हमने अंडरलाइन कराया है, हाईलाइट कराया है, अब उसको जरा ध्यान से समझिए। कहा कि जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनके आंशिक अर्थ को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए या दर्शाने के लिए एक नए प्रतीक इम्प्लाइज, या जिसे हम हॉर्सू कहते हैं, को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पार्शियल मीनिंग की बात हो रही है, वो पार्शियल मीनिंग क्या है? जो डिफिनीशन हम लोगों ने एक्सक्लूसिव का लिखा था, देयर इज एट लीस्ट वन डिसजंक्ट इज ट्रू, अरे बट
उसी से कंपेयर करके इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, बट नॉट बोथ आर ट्रू। तो जिस तरीके से एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डिस्टिंक्शन में, इसको लिखना नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कल हमने बताया था कि इफ देन का जब हम डिस्कशन करेंगे तो इसका डिस्कशन किस तरह होगा, या के शब्द का जो डिस्कशन हुआ था उसी के समानांतर होगा। तो अगर हम इसमें कॉमन पार्शियल मीनिंग देखें दोनों डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन का, तो यही है ना, क्योंकि इंक्लूसिव का तो है ही संपूर्ण अर्थ, एक्सक्लूसिव का भी आंशिक अर्थ है। तो कॉमन अगर देखें तो ये चीज है दोनों डिसजंक्शन में, है कि नहीं है? जी सर। जी सर। तो कह रहा है कि ठीक इसी तरह की बातें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो पार्शियल मीनिंग होगा, आंशिक जो अर्थ होगा, जैसे रियल और मटेरियल का, तो उन सब के लिए इन्होंने कहा कि हम न्यू सिंबल इम्प्लाइज का प्रयोग करेंगे। ठीक, और ये जो इम्प्लाइज है वो पार्शियल मीनिंग है किसी भी, जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उन सब के लिए कॉमन रूप में। चलिए आगे जरा लिखते हैं, ये आगे चल के और क्लियर होगा। आगे लिखिए। हो गया, सब लोगों ने नोट कर लिया? जी सर। सर क्या चीज? इंग्लिश में सर थोड़ा सा बोल दीजिए। अच्छा लिखिए लिखिए। बी इंट्रोड्यूस द न्यू सिंबल, बी इंट्रोड्यूस द न्यू सिंबल called a horseshoe, called a horseshoe, comma, to represent the partial, to represent the partial meaning that is common to all conditional statements, that is common to all conditional statements, full stop। अब देखिए ऊपर हम लोग जब P implies Q को डिफाइन कर रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट एक स्टेटमेंट आप लोगों को मिला था, निगेशन फिर कोष्ठक में P डॉट निगेशन Q मिला था ना? जी सर। यस सर। और आप लोग अगर सिंबॉलिक लॉजिक पढ़े हैं पहले से, तो मटेरियल इंप्लीकेशन और लॉजिकल इंप्लीकेशन दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा? अगर किसी को मालूम हो तो बता दे। आप लोग पढ़े हैं पहले से, दोनों में जरा अंतर हमको डिफरेंसेस बताइए। हालांकि सब हम पढ़ाएंगे आगे। मतलब मटेरियल जो इम्प्लीकेशन है इसमें और जो लॉजिकल, नहीं हम गड़बड़ बोल दे रहे हैं, मटेरियल इक्विवेलेंस, मटेरियल इक्विवेलेंस और लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कोई बताए? सर मटेरियल और रियल इम्प्लीकेशन में रियल मटेरियल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? अच्छा सर। इन दोनों में डिफरेंसेस जरा बताइए, क्योंकि यहाँ मटेरियल में रिलेशन नहीं होगा और लॉजिकल में जो रिलेशन स्थापित होगा वो तर्क के आधार पर प्रेमिस होगा। और जी प्रेमिस और कंक्लूजन में कुछ लॉजिकली रिलेशन होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस में। अच्छा परिभाषा जरा बताइए मटेरियल इक्विवेलेंस की। मटेरियल इक्विवेलेंस का डिफिनीशन जरा बताइए। सर हेतु और हेतु मत में कोई आपसी रिलेशन नहीं होंगे। अरे क्या बता रहे हैं आप लोग, ये सब डिफिनीशन है। हाँ कविता हो गया? ठीक है, सब ऊपर रख दिए। ठीक ठीक, क्या डिफिनीशन आप लोग बता रहे, जो लग रहा है कभी पढ़े नहीं लॉजिक। कल तो
परिचय सत्र में काफी लोग पढ़े हुए थे लॉजिक, आज डिफिनेशन नहीं बता रहे आप तो। सर मेटल इम्प्लीकेशन में इक्विवेलेंस में ट्रूथ वैल्यू सेम होगा। और लॉजिकल में क्या होगा? बताइए, लॉजिकल में क्या होगा? समान होगा उनका। देखिए यही गड़बड़ हो गया ना। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, तब फिर आज लंबा चला जाएगा डिस्कशन हम लोगों का। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि जो इक्विवेलेंस है, जब इसकी टेबल बनाएंगे तो ये टोटोलॉजी हो जाए। एक तो ये होगा पहला, तो ये टोटोलॉजी हो जाए। दूसरी चीज कि अगर दो कथनों के बीच लॉजिकल इक्विवेलेंस है तो हम एक के जगह पे दूसरे को रख सकते हैं। अर्थात अगर कहीं P implies Q है तो इसके स्थान पर क्यों प्ले हम P implies Q, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा इसको, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हम P implies Q को निगेशन कोष्ठक में P डॉट निगेशन Q के संक्षिप्त रूप में परिभाषित करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये संक्षिप्त रूप में परिभाषित करते हैं, इसको अंडरलाइन करिए। तो याद रहेगा जब हम लोग मेथड ऑफ डिडक्शन पढ़ेंगे तो मेथड ऑफ डिडक्शन में हालांकि इस रूल को दिया नहीं गया है, वहां पे P implies Q की जगह क्या रखा गया है, किसी को याद है? सर निगेट P विद Q। यही वाला ना? यस यस लेकिन सर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी P implies Q का डिफिनीशन है। जो ट्रूथ वैल्यू P implies Q की होगी सेम वही ट्रूथ वैल्यू इसकी भी होगी। आगे लिखिए, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल समझ रहे हैं ना, हॉर्स शू, इसको हम इम्प्लाइज कहते हैं, एक सत्यता फलनात्मक संबंधक है। आप लोग इंग्लिश में जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, बी डिफाइन P implies Q, बी डिफाइन P implies Q इन्वर्टेड कॉमा में एज एन एब्रिविएशन फॉर इन्वर्टेड कॉमा में निगेशन, फिर कोष्ठक में P डॉट निगेशन Q इन ब्रैकेट P डॉट निगेशन Q ब्रैकेट क्लोज। तो P implies Q को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सर हिंदी में क्या बताया था? फिर मैं रिपीट कीजिए। हिंदी में हमने बताया था कि P implies Q को निगेशन फिर कोष्ठक में P डॉट निगेशन Q के रूप में परिभाषित करते हैं। क्लियर हो गया? आगे हमने बोला था कि द हॉर्स शू इज अ ट्रूथ फंक्शनल कनेक्टिव, घोड़े की नाल एक सत्यता फलनात्मक संबंधक है, कनेक्टिव है, कॉमा, जिसका सटीक महत्व निम्नलिखित सत्यता सारणी द्वारा, जिसका सटीक महत्व निम्नलिखित सत्यता सारणी द्वारा दर्शाया गया है। तो अब चलिए ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं।
whose exact significance is indicated by the following truth table. सर ये following स्पष्ट में बोल दीजिए क्या, सर, फिर एक बार बोल दीजिए कहाँ से? उसके बाद तो क्या अच्छा, whose exact significance is indicated by the following truth table. तो डैश करिए और सत्यता सारणी आप लोग बना के दिखा देंगे क्या? नहीं सर, हो जाएगा। तो सब लोग कर लेंगे या बताना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे हमको Yes, sir. समझाना है। नहीं, यहाँ पे हमको समझाना है, इसलिए हम बना रहे हैं ट्रुथ टेबल। नोट करिए आप लोग। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने लिखा पी क्यू निगेशन क्यू, पी डॉट निगेशन क्यू, इसको क्या बोला जाता है, किसी को मालूम है? कॉलम बोलते हैं इसको, स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। और अब जब इसके पी और क्यू का जब ट्रुथ वैल्यू नीचे लिखेंगे तो वो रोज हो जाएगा, उसकी पंक्तियों की संख्या हो जाएगी वो। तो देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये क्या हो गया, ये पंक्तियां हैं, रोज हैं। उल्टा तो नहीं बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहीं गड़बड़ हो तो टोक दिया करिएगा। सही है सर। क्योंकि गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। सही बनाया है ट्रुथ टेबल ना? यस सर। ये कंप्लीट ट्रुथ टेबल हो गया। इसमें जो चीजें हमको समझाना है वो ये है, हमने ऊपर आपको पी इम्प्लाइज क्यू को जब डिफाइन आपने किया तो उसके जगह पे क्या बताया गया था, निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू। तो इस रूप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं ना पी इम्प्लाइज क्यू को। यस सर। यस सर, लॉजिकल इक्विवेलेंस। हाँ, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे है, क्योंकि ध्यान दीजिए दिस इज हाँ। दोनों के बीच में जो वैल्यू आ रही है समान आ रही है सर दोनों की। हाँ, देखिए पहली पंक्ति इंटरचेंज करने से भी कोई चेंज नहीं होगा क्या चीज, सर, इस दोनों को इंटरचेंज करने के लिए भी कोई चेंज नहीं होगा ना ट्रुथ वैल्यू। बिल्कुल नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, प्रथम पंक्ति में पी इम्प्लाइज क्यू यानी फर्स्ट रो में देखिए ट्रू है ना? यस सर। तो ये भी देखिए निगेशन कोष्टक में पी डॉट निगेशन क्यू है, तो ये भी फर्स्ट रो में क्या है, ट्रू है। यस सर। सेम वैल्यू सेकंड रो में भी देखिए दोनों के सेम वैल्यू है, थर्ड रो में भी सेम वैल्यू है, फोर्थ रो में भी सेम वैल्यू। तो अगर दोनों कथनों के मूल्य समान है तब ऐसी स्थिति में एक की जगह पे दूसरे को हम रख सकते हैं, इसीलिए इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट कहा गया है। और जो मटेरियल इक्विवेलेंस का डिफिनीशन है उससे भ्रम न पाल लीजिए, वहां डिफिनीशन जरूर दिया गया है कि जब दो कथनों के मूल्य सत्यता मूल्य समान होंगे तो उसे हम वस्तुगत तुल्यता कहते हैं या शाब्दिक प्रतिपत्ति कहते हैं, यही डिफिनीशन है ना उसका। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल इक्विवेलेंस में हम पी की जगह क्यू रख लेंगे और क्यू की जगह पी रख लेंगे, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। हाँ, तो ये अंतर जरूर दिमाग में रखिएगा। सर रिप्लेसमेंट रो को काउंट करेंगे, कितना रो बोलेंगे, 4 या 5? चार 5 क्यों बोलेंगे, 5 क्यों बोलेंगे? हाँ सर, पहले जो रो देखिए आप पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 4 ही रो तो होंगे। रोज का तो फॉर्मूला भी हमने बताया था 2 टू द पावर n। यस सर। पंक्तियों की संख्या इसी से तो निर्धारित हो रहा है। हाँ जी सर। यस सर।
ये पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4 है ना? जी सर, PQ। ये आप ये रोज हो गए। और कॉलम क्या है? कॉलम जैसे ये है पहला, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, ये पांचवा स्तंभ और ये छठवां स्तंभ। तो 6 कॉलम हो गए इसमें। ठीक, यस सर, यस सर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं। नहीं सर। कुछ चीजें नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, वो लिखवा देते हैं। देखिए, घोड़े की नाल के प्रतीक को, ये सब लोगों ने इसको नोट कर लिया है ना? इसको मिटा दें। जी सर। चलिए, घोड़े की नाल के प्रतीक को, घोड़े की नाल के प्रतीक को यदि तो इफ देन, यदि इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, यदि तो, इफ देन। के अर्थ, हॉस्पिटल में के अर्थ या आपादन के संबंध का, या आपादन के संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाला, और यहीं पे समझिएगा, प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं समझा जाना चाहिए। पूरा लिखा दें, तब फिर इसको समझ के फिर बताइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। बल्कि कोमा लगा के, बल्कि यह तो नहीं, सॉरी, बल्कि यह, फिर इन्वर्टेड कोमा में यदि डैश तो इन्वर्टेड कोमा क्लोज, यदि तो वाक्यांश द्वारा दर्शाए गए, वाक्यांश द्वारा दर्शाए गए विभिन्न प्रकार के आपादनों, implications के एक सामान्य आंशिक कारक यानी फैक्टर, कारक ब्रैकेट में फैक्टर का प्रतीक है। ये सर इम्प्लीकेशन के बाद टूट गया। जी सर, आपादन के, आपादनों के बोले थे हम, इम्प्लीकेशंस, आपादनों के एक सामान्य आंशिक कारक, पार्शियल फैक्टर का प्रतीक है। इंग्लिश में नोट कर लीजिए। और जो लोग हिंदी में लिखे हैं, पूरे लाइन को समझते रहिए और फिर बताइए हमको कि क्या कहा गया है। इंग्लिश में नोट करिए, द हॉर्स शू सिंबल, द हॉर्स शू सिंबल must not be thought of as representing the meaning of if then, comma, or the relation of implication,
the relation of implication but rather symbolizes a common partial factor of the various different kinds of implications signified by the if then phrase. अब सब लोग समझ लीजिए, अब बताइए कि यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। बताइए जल्दी, क्योंकि आज खत्म करना है इसको। सर ये जहाँ पे मतलब इफ और देन करके आएगा वहाँ पे एम्प्लॉय का यूज के लिए बोला गया है। हाँ, मतलब इसका ये अर्थ नहीं लगा देना है, मतलब कह रहा है कि इफ देन जो है वो उस इफ और देन यदि और तो के जो मीनिंग है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, या आपादन के संबंध को इफ देन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि जितने भी प्रकार के सोपाधिक कथन है या उसके बीच जो संबंध है, उन सब के लिए कहा कि एक आंशिक कारक के रूप में मतलब इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो समझ में आया या कंफ्यूजन बढ़ गया? नहीं सर, मेरे समझ में नहीं आया सर। अरे भाई, घोड़े की जो नाल है इम्प्लाइज, इसका प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? जी सर, ये यदि तो जो अपन संबंध बताते हैं उसके लिए सर। हाँ ठीक, ये यदि तो आपादन जिसे कहते हैं हाँ। तो इसी के लिए। ठीक, यानी इफ देन के लिए आप इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं, यही ना? यस सर। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो यदि इफ और इफ कॉमा डैश देन है या यदि डैश तो है, उसके अर्थ को ये इम्प्लाइज या उसके जो बीच आपादन का संबंध है उसको इम्प्लाइज प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पढ़िए, देखिए क्या लिखवाए हैं। जी सर। बल्कि ये जो इफ देन फ्रेज है, कहा कि इस फ्रेज के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के इम्प्लीकेशंस हैं उनके जो कॉमन पार्शियल फैक्टर हैं उसका ये प्रतीक है। बस इतना कह दिया। आपने देखा कि 5 प्रकार के इम्प्लीकेशंस हैं, 4 रियल है, 1 मटेरियल है। तो इन सब के लिए इन्होंने एक कॉमन फैक्टर के रूप में इम्प्लाइज या इफ देन का प्रयोग किया है। ये किसी का अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है, ये यही तो कह रहा है। या उनके बीच के संबंध के लिए हम इम्प्लाइज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यही तो बोल रहा है। जी सर, क्लियर हो गया सर। इसका तात्पर्य है सर, हाँ, जो 4 रियल है और एक मटेरियल है, सभी के लिए हम इस प्रतीक का उपयोग करेंगे, ना कि एक आंशिक के लिए सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और किसी को कोई डाउट हो एक आध बार पूछ लीजिए, नहीं तो फिर गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, आगे बढ़िए। क्लियर हो गया कि नहीं? इसको अंडरलाइन कर लीजिए जो अभी लिखवाया है मैंने। तो घोड़े की नाल प्रतीक जहां से हमने शुरू किया है वहां से लेके और लास्ट तक अंडरलाइन कर लीजिए, और इस पे दिमाग रखिए जो मटेरियल और रियल में बार बार आप लोग डिफरेंसेस पूछते हैं। कुछ समझ में आया जिनकी समस्या थी इम्प्लाइज वाली, वो मटेरियल वाली, कि अभी और आगे बताना पड़ेगा कुछ?
अच्छा चलिए पैराग्राफ चेंज करके एक दो लाइन और लिख लीजिए, फिर हम लोग सिंबोलाइजेशन पे आ जाएंगे। आज इसको समाप्त करना है। समय कितना है? सर और 10 मिनट बाकी है। हाँ तो आज बिना समाप्त किए छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को, भले 15-20 मिनट लगे, क्योंकि आप लोगों को अभ्यास देना है। नहीं तो जो कंटेम्प्रोरी पढ़ने वाले लोग हैं उनसे नाराज हो जाएंगे, फिर नाराज हो गए होंगे कुछ लोग। तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, हम घोड़े की नाल को एक विशेष अत्यंत दुर्बल प्रकार के आपादन, एक विशेष अत्यंत दुर्बल प्रकार के आपादन, एक्सट्रीमली, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक्सट्रीमली वीक काइंड ऑफ implication, extremely weak kind of implication का प्रतीक मान सकते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, का प्रतीक मान सकते हैं। We can regard the horseshoe as symbolizing a special, extremely weak kind of implication, extremely weak kind of implication यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए बुक में ये सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि सत्यता सारणी बना लेते हैं और इससे लगता है कि हमको सब समझ में आ गया है। क्यों? यही होता है ना, सवाल आप हल कर लेते हैं, सिंबलाइज कर लेते हैं, लेकिन जब आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से इतनी गहराई में ही जाके पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। यस सर। क्या हम लोग फालतू काम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं। नो सर। लगे कि फालतू इतना विस्तार करते चले जा रहे हैं। कितना आसान है टेबल बना के समझा देना और सवाल हल कर लेना। क्यों? नहीं तो आप सर। लोगों को लग रहा होगा कि समय भी ले रहे हैं और ये फालतू चीज लिखवा भी रहे हैं। नहीं इसको सर, अंडरलाइन करिए इसको। आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं कि वीक काइंड ऑफ इम्प्लीकेशन किसको कहा गया है। चलिए अभी और एक क्लियर होगा। आगे लिखिए, 2-3 लाइन लिख लीजिए, फिर सिंबलाइजेशन बता दें आप लोगों को, फिर हम भी फ्री हो जाए। ऐसा करना, आगे लिखिएगा, ऐसा करना हमारे लिए समीचीन है। ऐसा करना हमारे लिए समीचीन है। अब देखिए पिछले बैच में ये सब चीजें हमने नहीं बताई थी। क्यों मानो बताए थे आप लोगों को? सर इसीलिए तो बोले थे ना, इस ग्रुप में बहुत अच्छे से सर पढ़ते हैं। साफिया बताए थे इसको? आज भी आपका माइक ऑफ कीजिए। कहना साफिया पिछले बैच में ये सब पढ़ाया था आप लोगों को? जी जी अच्छा, जो ये सब बताए थे वीक वाला? जी सर, मैंने अभी नोटबुक निकाली, शायद बताया है। नहीं बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जसलीन नहीं है आज, फिर आपको। हाँ तो जसलीन कहेगी कि देखिए कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर। देखिए हर मैच पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस रहेगा। यानी सर हम लोग भाग्यशाली हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बहुत सी चीजें आप में भी छूट रहा होगा। ऐसा थोड़ा है कि सब आपको बता दे रहे हैं। कुछ चीजें तो छोड़ते भी है ना। आगे लिखिए, उपमा है क्या? उपमा पढ़ती हैं? वो बताएंगे। ऐसा नहीं होंगे क्योंकि ये सब पढ़ लिए हैं लोग, तो उनको लग रहा होगा कि क्या नया बताएंगे। चलिए यही सब नई चीज है जो इसमें ऐड कर रहा है। आगे लिखिएगा, ऐसा करना हमारे लिए समीचीन है। ऐसा करना हमारे लिए समीचीन लिख लेंगे।
यस सर। हाँ सर। सर इसका दूसरा अपन समानार्थी शब्द क्या लिख सकते हैं सर समीचीन का? अभी ये तो हिंदी वाले बताएं, वो पूजा बताएंगी। पूजा आप भी तो पढ़ी थी, पूजा भी गायब हाँ है सर, क्या? बहुत लोग पढ़े हैं, वो भी है, लेकिन नहीं तो बोल। अरे प्रताप, आप तो पढ़े थे, आप बताए थे कि नहीं इसको, दुर्बल वाला? नहीं सर, वीक और एक्सक्लूसिव नहीं था सर पिछले बार, मतलब ये अलग अलग नहीं इतना लिखाया था सर। सिंपल बस डिसजंक्शन और हॉर्सशू, ये सब बस। चलिए देखिए, एक्सपेडिएंट अंग्रेजी में लिखिए, और समीचीन का अर्थ पूजा बताएंगे, वो हिंदी की है नहीं है क्या? हाँ सर, समीचीन के जगह पे जैसे कि जो समझ आ रहा है इसका अर्थ कि किसी चीज के समीप या उसके समकक्ष से निकट, ऐसा कुछ। और बताएं, कोई हिंदी वाले हैं? बहुत पॉपुलर। मतलब ऐसा करना उचित है, समीचीन है। चलिए ठीक। क्योंकि आगे लिखिए, क्योंकि P इम्प्लाइज Q को अब जब लिखवा देंगे तो समझ में समीचीन का अर्थ सबको आ जाएगा, हालांकि आप लोगों ने सही बताया है। क्योंकि P इम्प्लाइज Q को पढ़ने के सुविधाजनक तरीके हैं। तो P इम्प्लाइज Q को हम क्या पढ़ते हैं, तो डैश करके लिखिए, इंग्लिश में ही सभी लोग लिखिएगा, इफ P देन Q, पढ़ सकते हैं ना? P implies Q, या P only if Q। इस सब का मतलब क्या हो गया? P implies Q ही तो हुआ। यस सर। यानी P only if Q, तो इसका सिंबलाइजेशन क्या हो जाएगा? P implies Q। P implies Q, इसका सिंबलाइजेशन क्या हो जाएगा? P implies Q। If P then Q, ये तो सभी लोग जानते हैं कि then के लिए implies है। तो ये आप P implies Q को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक? अब एक दो लाइन लिखिए फिर, और सिंबलाइजेशन संक्षेप में बता के आज समाप्त करते हैं। हो गया, लिख लिए इसको? हाँ सर, हो गया। यस सर। देखिए देखिए, इम्प्लाइज इन्वर्टेड कॉमा में द्वारा, इम्प्लाइज द्वारा प्रतीकबद्ध दुर्बल आपादन, वीक इम्प्लीकेशन, दुर्बल आपादन, वीक इम्प्लीकेशन को शाब्दिक प्रतिपत्ति या वस्तुगत आपादन, अंग्रेजी में मटेरियल इम्प्लीकेशन कहा जाता है। तो आप लोगों ने आंसर सही लगा दिया था ना? यस सर। चलिए, अब हमेशा याद रहेगा। जी सर, शाब्दिक प्रतिपत्ति कहा जाता है, शाब्दिक प्रतिपत्ति या वस्तुगत आपादन, अंग्रेजी में मटेरियल इम्प्लीकेशन कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिखवाना है क्या? नहीं सर, वीक इम्प्लीकेशन इज आल्सो नोन एज मटेरियल इम्प्लीकेशन। द वीक नहीं, इस तरह लिखिए, द वीक इम्प्लीकेशन सिंबलाइज्ड बाय इम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड अ मटेरियल इम्प्लीकेशन। यानी वीक इम्प्लीकेशन को आप इम्प्लाइज से सिंबलाइज करते हैं, और वह मटेरियल इम्प्लीकेशन कहलाता है, ठीक है? यस सर, यस सर। एक चीज और लिख लीजिए, उसके बाद फिर प्रतीकीकरण करा देते हैं। इसका विशेष नाम इंगित करता है कि, इसका विशेष नाम इंगित करता है कि
यह एक विशेष अवधारणा है, यह एक विशेष अवधारणा है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है, और इसे अन्य कॉमा अधिक सामान्य प्रकार के आपादनों के साथ इम्प्लीकेशन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए या भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। बता दीजिए, हाँ, इंग्लिश में बोल दीजिए। अच्छा, इट्स स्पेशल नेम क्या है? मटेरियल इम्प्लीकेशन। तो इट्स स्पेशल नेम indicates that it is a special concept. It is a special concept and not to be confused with the other. comma, more usual kinds of implication. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। सर मोर के बाद क्या बोले थे? हाँ, सर मोर के बाद आप क्या बोले थे? more usual kinds of implication। अब आइए हम लोग सिंबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, सोपाधिक कथनों को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सोपाधिक कथनों को कई तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। ये प्रतीकीकरण, चाहे तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, सिंबलाइजेशन। तो ध्यान दीजिए, जैसे इफ P, देन Q अगर कहीं दिया हुआ है, तो इस इफ पे P देन Q को आप अलग अलग तरीके से कैसे अभिव्यक्त करेंगे? तो आप लोग नोट करिए, इफ P देन Q है तो इसको आप लिख सकते हैं इफ क्या चीज, P, Q, ये दोनों, ये इसके इक्विवेलेंट है। ये आप लिख सकते हैं Q इफ, अरे Q इफ P, Q इफ P का सिंबलाइजेशन जब करेंगे तो क्या होगा? P implies Q। इफ P, Q अगर कहीं दिया है, जिसका सिंबलाइजेशन क्या होगा? P implies Q। समझते चलिएगा। इसी तरह that P implies that Q अगर दिया है तो इसका सिंबलाइजेशन होगा P implies Q। फिर that P entails that Q, तो इसका भी सिंबलाइजेशन होगा P implies Q। तो ध्यान दीजिए, entails that इसके लिए भी implies का प्रयोग हो रहा है, implies that इसके लिए भी implies का प्रयोग हो रहा है। यहाँ देखिए Q if P, तो अगर इसको हम कहें तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि P तो Q, यही तो मीनिंग होगा इसका। if P then Q, यहाँ देखिए Q if P, तो Q क्या है यहाँ पे? कॉन्सिक्वेंट है, और P क्या है? एंटीसीडेंट है। तो जब सिंबलाइजेशन करेंगे तो इफ P पहले आएगा और देन Q जो यहाँ शुरू में दिया है बाद में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
यस सर, यस यस सर। सर, यस सर। हाँ, तो ये और ये सब क्या है, इफ पी देन क्यू के ही तो समान है। अंतर भाव तो आ ही रहा है ना इफ पी देन क्यू का। यस सर। चलिए अब ऊपर का कुछ मिटा दें। यस सर, यस सर। सब मिटा दो सर। अच्छा, हो गया, सब लोग नोट कर लिए। हाँ जी सर। अब आगे लिखिएगा। ये अक्सर पूछा जाता है और खूब गड़बड़ करते हैं लोग। P ओनली इफ Q। अगर ओनली इफ है तो इसका सिंबलाइजेशन क्या होगा, P इम्प्लाइज Q। अभी देखा आपने ऊपर था Q इफ P, और यहाँ पे क्या आ गया, P ओनली इफ Q। यहाँ पे P ओनली इफ के लिए इम्प्लाइज का प्रयोग हुआ और Q आ गया जो कहते हो। यस सर। एक ये भी आता है that P is a sufficient condition that Q। sufficient condition का भी आता है that Q। तो जब इसको सिंबलाइज करेंगे P implies Q होगा। लेकिन अगर इसी में हम ऐसे लिख दें, ऐसे कहीं लिखा हो कि that Q is a necessary, अंतर ध्यान रखिएगा, सफिशिएंट में और नेसेसरी में अंतर है, कंडीशन दैट P। तो जब इसको सिंबलाइज करेंगे और नेसेसरी कंडीशन रहेगा तो P पहले आएगा, Q बाद में आएगा। ठीक है सर, हम्म, सर सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन में क्या डिफरेंट है? हाँ ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोई बताएगा क्या अंतर है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं। कह रहा है कि P Q के लिए पर्याप्त स्थिति है, और यहाँ कह रहा है कि Q P की अनिवार्य स्थिति है। दोनों में अंतर कुछ नहीं आ रहा है समझ में? नहीं सर। देखिए जहां भी नेसेसरी लगा होगा, जैसे इस तरह से दिया है कि दैट Q इज अ नेसेसरी कंडीशन दैट P, तो नेसेसरी में जो P है ये पहले आएगा और Q बाद में आ जाएगा। और अगर सफिशिएंट दिया हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे P है P आ गया और इम्प्लाइज लग गया Q आ गया। तो इम्प्लाइज दोनों में लगेगा, लेकिन हाँ बोलिए सर। अगर ऊपर वाले में जैसे डेट P इज अ सफिशिएंट कंडीशन डेट Q में अगर डेट Q इज अ सफिशिएंट कंडीशन डेट P आ जाता तो क्या होता? Q इम्प्लाइज P हो जाता। और इसमें अगर नीचे वाले में भी अपोजिट अगर कर देते तो फिर उसमें भी वही से हो जाता, Q इम्प्लाइज P हो जाता सर। हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए अगर हम P हटा दिए, यहाँ हटा दिए, यहाँ भी Q हटा दिए और यहाँ भी P हटा दिए। अब आप लोग कोई लेटर बोल दीजिए, हम रख दें यहाँ पे। यहाँ बोलिए सर तो के बाद आने वाला अनिवार्य हो जाता है ना, अनिवार्य कंडीशन। नहीं, यहाँ पे बोलिए कौन सा स्टेटमेंट वेरिएबल्स रख दें, Q रख दें और यहाँ P रख दें। Q इम्प्लाइज P हो गया। यहाँ पे क्या रखें, P, यहाँ Q, तो यहाँ भी हो गया Q इम्प्लाइज P। हो गया कि नहीं? हाँ ठीक है सर, समझ गया। ये सब फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखना होगा जिससे गड़बड़ी ना हो। और अब आपके बुक में 3 अभ्यास दिए हुए हैं, और जिस तरीके से पिछला अभ्यास हम लोगों ने किया था कंजंक्शन, नेगेशन, डिसजंक्शन का, तो अब यहाँ पर अच्छा इसमें कंजंक्शन निगेशन नहीं प्रयोग किया है, नहीं निगेशन का तो प्रयोग हुआ है, कंजंक्शन भी है, वैकल्पिक भी है। तो पिछला फॉर्मूला भी तीनों यूज होगा, और आज जो कंडीशनल का बताया गया है वो फॉर्मूला भी यूज होगा। ठीक, तो ये 3 अभ्यास करिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल कहीं पूछा गया हो अपना हल करिएगा, समस्या होगी नोट करिएगा, और अगला क्लास जिस दिन होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। तो कल हम लोग कंटेम्प्रेरी एक दो एग्जांपल सॉल्व कर दिए सर। क्या सॉल्व करना है, जैसे पिछला किए थे उसी तरह तो है। ओके सर।
आप जिस तरीके से वहां पे कंजंक्शन नेगेशन बेज का सूत्र लगा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ अब इम्प्लाइज का सूत्र लगा के हल करिए ना। और Yes. सिंबोलाइजेशन, और एक चीज और ध्यान दीजिए, सिंबोलाइजेशन करते समय सदैव जो एब्रिविएशंस दिए रहते हैं उनको ध्यान में रखा करिए। जैसे दिया है कि एमहर्स्ट विंस इट्स फर्स्ट गेम, तो इसके लिए ए प्रयोग किया है, ठीक। अब अगर इसमें दे दिया जाए कि एमहर्स्ट डज नॉट विन इट्स फर्स्ट गेम, तो आपको डज नॉट को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि केवल एमहर्स्ट विंस इट्स फर्स्ट गेम के लिए ए का प्रयोग हुआ, डज नॉट के लिए ए का प्रयोग नहीं है। जैसे फेल्स में आप लोग एक जगह फंसे हुए थे ना, Yes, sir. Yes, sir. इसमें एब्रिविएशंस देखिए कि किसके लिए कौन सा लेटर यूज हुआ है। कॉलगेट विंस इट्स फर्स्ट गेम, इसके लिए सी का प्रयोग किया गया है। डार्टमाउथ विंस इट्स फर्स्ट गेम, इसके लिए डी का प्रयोग किया गया है। तो ये पढ़ के फिर आप सिंबलाइजेशन करिएगा, और जहां दिक्कत होगी अगले क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। कल पढ़ना है या कल के बाद 2-3 दिन छुट्टी है? पढ़ना है सर। तो कल तो कंटेम्प्रोरी पढ़ने के लिए कह रहे हैं ना सब लोग। Yes, sir.